हे गाइस, दिस इज सी रूपल एंड मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करेंगे दी टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन। मीन्स व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, व्हाट यू शुड कीप इन माइंड। आपको क्या क्या प्रोसेस या प्रोसीजर फॉलो करके जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आते हैं हमारे पहले चैप्टर में, दैट इज बेसिक टैक्स रेट। और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह क्वेश्चन में काम आता है। तो जब भी आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपकी रिजीम कौन सी है, ठीक है। फाइंड आउट द रिजीम। उसके बाद आपको देखना है कि क्या आपकी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम है कि नहीं है, ठीक है। अगर स्पेशल इनकम है तो स्पेशल टैक्स रेट लगेगा स्पेशल इनकम को, और स्लैब रेट लगेगा अदर इनकम को। अगर स्पेशल इनकम है तो स्पेशल टैक्स रेट स्पेशल इनकम को और स्लैब रेट लगेगा अदर इनकम को। और आपको बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस करना है फ्रॉम द स्लैब रेट इनकम। और अगर स्लैब रेट वाली इनकम नहीं है तो आप स्पेशल इनकम से माइनस करोगे, जिसका टैक्स रेट हायर है। तो आप जब बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस करोगे तो आप अदर इनकम से माइनस करोगे, और अगर अदर इनकम नहीं है तो फिर आप स्पेशल इनकम जिसका रेट हायर है उससे माइनस करोगे, ठीक है। अगर आपका स्पेशल इनकम नहीं है तो आप नॉर्मल जैसे स्लैब रेट लगाते हो वैसे, और जो भी आपकी रिजीम है डिफॉल्ट है नॉर्मल, उसके हिसाब से चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 बात करता है किसकी, सरचार्ज की। क्या बोलता है, इफ टोटल इनकम हैज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112, 111A और डिविडेंड, सिर्फ 4 इनकम की बात करता है कि अगर आपकी टोटल इनकम में ये 4 इनकम है तो आपको सरचार्ज कैसे निकालना है। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड करती है, याद रखना क्या 2 करोड़ से एक्सीड करना जरूरी है। एक्सीड करती है कि नहीं करती है। अगर 2 करोड़ से एक्सीड करती है, यस कर रही है या नो नहीं कर रही है। अगर कर रही है, इंक्लूडिंग दीज 4 इनकम, ठीक है, कि ये 4 इनकम को मिला के आपको क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग दिस 4 इनकम एक्सीड कर रही है, तो उस केसेस में आपको 15% सरचार्ज लगाना है। अ, स्पेशल वो 4 इनकम पे भी और अदर इनकम में भी, मतलब 4 स्पेशल इनकम जो दी गई है और अदर इनकम में, दोनों में 15% लेगा। लेकिन अगर एक्सक्लूड करके अगर एक्सीड करती है 2 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको 15% लगेगा वो स्पेशल इनकम है, वो 4 जो स्पेशल इनकम दी गई है ऊपर, बस उसी में। और 25% और 37% डिपेंडिंग अपॉन द केस लग जाएगा किसमें, अदर इनकम में। 37% जो है वो सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से कम है तो फिर 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है तो 10%, और 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है तो 15%, ठीक है। तो ये हमारा सरचार्ज का केस है। उसके बाद बात करते हैं क्या, रीबेट अंडर सेक्शन 87A, कि रीबेट अंडर सेक्शन 87 तो रिबेट किसको मिलती है, रिबेट मिलती है रेसिडेंट इंडिविजुअल को। अब रिबेट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है। अगर आप डिफॉल्ट में हो तो, और आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है, ठीक है, तो आपको रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। और अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो तो आपकी टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है तो रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, ठीक है। रिबेट आपको सारी इनकम के अगेंस्ट में मिल जाता है एक्सेप्ट 112A इनकम। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको 4% जो है वो ऐड करना है मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। क्या बोलता है, डिडक्ट टीडीएस टीसीएस क्रेडिट एंड एडवांस टैक्स पेड फ्रॉम द टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, कि आपको क्या बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद जो भी आपकी एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस क्रेडिट है, एडवांस टैक्स आपने पटाया उसको आप माइनस कर दो, ठीक है। फिर कुछ नोट है जो सबके लिए है। क्या बोलता है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट इज नॉट अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट अगेंस्ट ऑल स्पेशल इनकम। सिर्फ 4 की नहीं बात कर रहे, जितने टाइप की है विनिंग विनिंग सबका, उसमें आपको नहीं मिलेगा, किसको, नॉन रेसिडेंट को। रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, रेसिडेंट चाहे नॉन रेसिडेंट किसी को नहीं मिलती है। रीबेट इज ओनली अवेलेबल टू रेसिडेंट अगेंस्ट ऑल इनकम एक्सेप्ट 112A। एक तो रेसिडेंट को मिलेगी और सारी इनकम के अगेंस्ट में मिलेगी, बट 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर आपकी टोटल इनकम किससे ज्यादा है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से, कि टोटल इनकम ज्यादा है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से, एंड एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है किससे, 5,000। टोटल इनकम ज्यादा है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से और एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है 5,000 से, तो क्या लग जाएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा। और पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो ऐसे कैलकुलेट होता है। पार्शियल इंटीग्रेशन बोलता है
कि पहले आप टैक्स कैलकुलेट करो पूरी आपकी एग्रीगेट इनकम के ऊपर। तो जो आपकी टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम है, टोटल में आपने टैक्स निकाल लिया। फिर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैसे माइनस करते हैं, तो टैक्स ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम, उस पर अपन टैक्स निकालते हैं और माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर रिबेट एप्लीकेबल होगा तो माइनस करोगे, नहीं है तो फिर सरचार्ज अगर लगेगा तो लगा दोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती और आपका अदर केस होता है, तो अदर केस में आपको डायरेक्टली टोटल इनकम पे टैक्स निकालना है, और एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन होगा ये वाले केस में, और ये वाले केस में आपको डायरेक्ट जो टैक्सेबिलिटी आती है वो आएगी। फिर आते हैं किसमें बेटा, रेसिडेंशियल स्टेटस। कि रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन में आपको कैसे जो है वो सोचना है। तो पहले आपको सोचना है कि क्या ये जो क्वेश्चन है वो क्या एक्सेप्शन में कवर हो रहा है कि एक्सेप्शन में कवर नहीं हो रहा है। तो ये कैसे सोचोगे, ये सोचोगे कि क्या जो असेसी है वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अगर वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो ही एक्सेप्शन लगेगा, अगर वो नहीं है तो आपको नॉर्मल फॉर्मेट के हिसाब से जाना है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्मेट के हिसाब से आप जाओगे तो कैसे जाओगे, प्रोविजंस है, फैक्ट है और आपका क्या है, डिसीजन, ठीक है। कि आपको फॉर्मेट के नॉर्मल के हिसाब से जाओगे तो आपको पहले फॉर्मेट जो आपका प्रोविजन लिखना है वो, फिर फैक्ट डिस्कस करना और डिसीजन जैसे आपको दे दो वैसे देना है। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन में आ गए हो तो आप चेक करोगे कि आपकी इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है या इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख। इंडियन इनकम का मतलब है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जहां पर अपन ऐड करते हैं 1+2+3। मैम 1+2+3 क्या होता है, 1 होता है अप्रूव्ड इन इंडिया, 2 होता है रिसीव्ड इन इंडिया और 3 होता है बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया। तीनों को ऐड करके मैं चेक करूंगी कि वो 15 लाख तक है, 15 लाख से ज्यादा है। अगर 15 लाख तक है तो मेरा फर्स्ट एक्सेप्शन जो है, फर्स्ट एक्सेप्शन का थर्ड पॉइंट वो एप्लीकेबल हो सकता है, दैट इज 182 डेज और मोर की कंडीशन वहां पर होती है, ठीक है। तो पहले मैं बताऊंगी इंडियन इनकम कितनी है, और अगर फॉर एग्जांपल क्रू मेंबर वाला केस होगा तो भी फर्स्ट में आएगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट के बाहर जा रहे हैं इंडिया के लिए तो भी आएगा, और अगर विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है तो भी फर्स्ट केस। तो अगर इंडियन इनकम वाला एप्लीकेबल होगा तो डाल देंगे। फर्स्ट एक्सेप्शन में डायरेक्टली लिखूंगी, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिखने की कोई जरूरत, बेसिक कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टे इन इंडिया बताऊंगी, डिस्कस करूंगी फैक्ट और कंक्लूजन, ठीक है। फिर अगर मेरी इंडियन इनकम क्या है, 15 लाख से ज्यादा है, तो मेरे को सेकंड एक्सेप्शन भी लग सकता है और थर्ड एक्सेप्शन भी लग सकता है। तो सेकंड एक्सेप्शन जो है पहले चेक करूंगी, नहीं तो फिर क्या चेक करूंगी, थर्ड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन कब लगता है, कि जब वो इंडिया के अंदर आ रहा है, कम्स टू और विजिट इन इंडिया, कि अगर वो इंडिया के अंदर आ रहा है तो वो सेकंड एक्सेप्शन में आएगा। तो उसमें देखना है कि क्या वो 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कि 120 + 365 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस कंडीशन से रेसिडेंट बन रहा है तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी दोनों बन सकते हैं। लेकिन अगर वो इस कंडीशन से इंडिया का रेसिडेंट बन रहा है तो वो हमेशा क्या बनेगा, RNOR, ठीक है। फिर थर्ड एक्सेप्शन में बात करता है किसकी, डीम्ड रेसिडेंट की, कि अगर आप एक दिन भी इंडिया में नहीं आए हो बट फिर भी आप क्या हो, इंडियन सिटीजन हो और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आप इंडिया के रेसिडेंट जो है वो मान लिए जाओ, ठीक है। तो इस केस में पहले आपको क्या लिखना है, बेसिक एग्जाम्पशन, बेसिक बेसिक कंडीशन लिखनी है, और बेसिक कंडीशन फिर बताओगे कि सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप 6(1)(a) का कॉन्सेप्ट लिखोगे, और इससे भी अगर आप रेसिडेंट बनोगे तो हमेशा आप क्या बनोगे, RNOR, ठीक है। इससे भी आप बनोगे तो क्या बनोगे, RNOR ही बनोगे। तो दैट इज व्हाट इज थर्ड एक्सेप्शन। इसमें कोई भी नंबर ऑफ डेज की लिमिट नहीं है, अगर आप एक दिन भी प्रीवियस ईयर में इंडिया नहीं आए हो फिर भी आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सेकंड या थर्ड में फॉल करते हो तो पहले आप प्रोविजन लिखोगे, फिर आप फैक्ट लिखोगे और फिर आप क्या लिखोगे, डिस्कशन। प्रोविजन स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही एज पर सेक्शन 6(1) या 6(6) जैसा आपका प्रोविजन है वैसे। तो दिस इज व्हाट योर रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी में अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हो तो आपको उसकी रिडक्शन एग्जाम्पशन जो नहीं मिलेगी उसको याद करने का एक तरीका है। प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए हाउस और अलाउंस चाहिए एक्सेप्ट CTDC, ठीक है। तो प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल टैक्स रिडक्शन जो मिलती वो नहीं मिलेगी।
एंटरटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन नहीं मिलेगी जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। लीव मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन। हाउस मतलब एचआरए की रिडक्शन नहीं मिलेगी। अलाउंस मतलब ऑल अलाउंसेस की रिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट सीटीडीसी। सीटीडीसी मिल जाएगा लेकिन ऑल अलाउंस की जो आपकी एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगी। तो सीटीडीसी में सी का मतलब क्या है? कन्वेंस। टी का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग। डी का मतलब क्या है? डेली। और सी का मतलब क्या है? कम्यूटेशन। ठीक है, तो ये चार चीज की जो रिडक्शन है वो आपको ये चार्जेस की रिडक्शन है वो आपको एग्जाम्पशन जो है वो आपको मिल जाएगी डिफॉल्ट में, बाकी सारों की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑप्शनल में कितना होता है? 50,000। डिफॉल्ट में कितना होता है? 75,000। प्रोफेशनल टैक्स की रिडक्शन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है? ऑप्शनल में मिलती है। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो आप पहले सैलरी में ऐड करोगे फिर डिडक्शन लोगे। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो डायरेक्ट डिडक्शन लोगे। और एंटरटेनमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट को अलाउ होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज। ठीक है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को हमारे कौन कौन से परक्यूजिट जो वो टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में हमने शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट एक्सेट्रा। तो ये वाले जो परक्यूजिट है वो टैक्सेबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। तो मैम इसमें कौन कौन होता है? तो फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट आपको पता है, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी और फ्री सर्वेंट, ये दोनों क्या है? फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट है, तो ये दोनों ले लेंगे। और ईटीसी में ई का मतलब क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी। टी का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और सी का मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या क्या चीजें जो है, क्या टेक्निक जो है वो फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी की, इसका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है और आपको चेंज करने की मतलब ऐसा ही आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपके पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक है लेट आउट प्रॉपर्टी या तो फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो अपन पहले सॉल्यूशन देखेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी का। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो भी क्या होगा, विच एवर इज लोअर होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर तो क्या हो जाता है आपका? जीएवी। अगर जीएवी अगर वैकेंसी रेंट क्वेश्चन में होता है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, आप उसको रिफर कर सकते हो जा। ठीक है, बट सबसे पहले क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है, और इन केस क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको इन दोनों को क्या लेना है? इक्वल लेना है। मतलब विच एवर इज हायर क्या आप क्या ले लोगे? इक्वल ले लोगे अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से मैं माइनस करूंगी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 31 मार्च तक पे हो जाना चाहिए। और कौन पे करेगा तो रिडक्शन मिलेगी? ओनर पे करेगा, क्योंकि टैक्सेबल किसके हाथ पे हो रहा है? ओनर के हाथ में। रिडक्शन किसको मिलने वाली? ओनर को मिलने वाली है। तो ओनर के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ओनली अलाउ। ठीक है, जब आपका एनएवी आ चुका है तो एनएवी में से दो चीजें माइनस होती है, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मैंडेटरी और एक होता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अगर आपको क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव अगर दिया हुआ है तो वो चीज जो है वो आपको बाद में ऐड करनी है, स्टेटमेंट के बीच में भी कहीं उसको ऐड नहीं करना है। और इसको भी आप माइनस करो, ऐड करोगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। मतलब उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आएगा आपका आंसर वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, एसओपी के केस में एनएवी नेट एनुअल वैल्यू जो होता है वो निल होता है। तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आएगा तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? माइनस में आएगा, मतलब हमेशा लॉस आएगा। तो क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आंसर हमेशा लॉस होता है? जी हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आंसर हमेशा क्या होता है? लॉस में होता है। अब अगर आपको 115 बीएससी के तरीके से भी सॉल्व करना है तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले तो आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, लाइन जो हमने निमोनिक बनाई है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो सबसे पहले क्या बोलता है? एसओपी इंटरेस्ट और इंटरहेड एडजस्टमेंट और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नॉट अलाउड। ठीक है,
एसओपी इंटरेस्ट 24B वाला वो नहीं मिलेगा, इंटरहेड एडजस्टमेंट मैक्सिमम 2 लाख वाला जो रहता है वो नहीं मिलेगा, और कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस जो है वो अलाउ नहीं है। तो 115 बीएससी में आपको ये 3 चीजें नहीं मिलती, बाकी सब चीजें मिल जाती। आई होप आई एम क्लियर। So we have ended here income from house property. Now come to our next topic that is called as PGBP. तो पीजीबीपी में भी अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो कुछ डिडक्शन या एग्जाम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको लाइन याद रखनी है, एसटीजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है। एसटीजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पर लिखा है एसईजेड का, तो एसईजेड जो है उसमें आपको डिडक्शन मिलती है 10AA के अंदर, वो नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मिलता है अंडर सेक्शन 32(2) में, वो नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च जो है उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35 ये नहीं मिलेगा, और 35AD रिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, वापस से मैं आपको याद दिला रही हूँ, एसईजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है। आई होप इट्स क्लियर। या सो पीजीबीपी इज ओवर। नाउ कम टू योर टॉपिक कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 सेक्शंस में टैक्सेबल होता है, या तो 112A में होगा या तो 112 में होगा। अगर वो 112A में हो रहा है तो उसमें सिर्फ 3 सिक्योरिटी होती है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये 3 सिक्योरिटीज हैं और लिस्टेड है, तो 112 में जाएगा। बचे हुए सब लोग कहाँ जाएंगे, 112 में जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, अनलिस्टेड शेयर्स हो गए, वो सब इसमें आ जाएंगे। अब टैक्स रेट क्या होगा, तो 112A में अगर ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले हुआ है तो 10% अबव 1,25,000, और अगर 23 जुलाई या उसके बाद हुआ है तो 12.5% अबव 1,25,000। ठीक है, और 112 में अगर 23 जुलाई से पहले हुआ है तो 20% विद इंडेक्सेशन, और 23 जुलाई या उसके बाद हुआ है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 111A। तो 111A किसके लिए है, लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर भी वही 3 एसेट्स हैं बट शॉर्ट टर्म गेन है, अगर इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर इन तीनों पे शॉर्ट टर्म गेन है तो वो 111A में आ जाएगा। अगर 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर हुआ है तो 15% का टैक्स रेट है, और 23 जुलाई या उसके बाद हुआ है तो 20% का टैक्स रेट है। ठीक है, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अदर देन 111A इज व्हाट योर स्लैब रेट, कि वो किससे टैक्सेबल होता है, स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। ठीक है, नाउ कम टू अ टॉपिक कॉल्ड एज व्हाट, टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। कि जब शेयर सिक्योरिटी को टैक्सेबल करोगे तो अलग अलग टाइप के होते हैं, या तो ओरिजिनल शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर। तो उनमें आपको कैसे डील करना है, क्या अप्रोच रखनी है, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब या तो आपके पास होगा ओरिजिनल शेयर, या तो होगा बोनस शेयर, या तो होगा राइट शेयर, या तो होगा राइट एंटाइटलमेंट। ठीक है, अगर आपके पास है ओरिजिनल शेयर तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, अगर आपने 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया है तो होगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट व्हिच एवर इज हायर। नाउ अब अपन आ चुके हैं किसमें, टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। कि जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी को टैक्स लगाते हैं तो हम कैसे उसको डील करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, बाकी चीजें क्या होगी, उसके बारे में पढ़ते हैं और सबको कंपैरेटिव ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या, या तो आपके पास ओरिजिनल शेयर हो सकता है, या बोनस शेयर, या तो राइट शेयर, या तो राइट एंटाइटलमेंट। तो या तो ओरिजिनल शेयर हो सकता है, या बोनस शेयर, या तो राइट शेयर, या फिर राइट एंटाइटलमेंट। तो अगर आपके पास ओरिजिनल शेयर है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या होगा, तो अगर एक्वायर हुआ है 1/4/2001 के पहले तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। ठीक है, अगर एक्वायर हुआ है 1/4/2001 या उसके बाद तो होगा क्या, आपका परचेज प्राइस। ठीक है, बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले एक्वायर हुआ है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, अगर उस दिन या उसके बाद एक्वायर हुआ है तो निल। राइट शेयर में अपन लेते हैं क्या, एक्चुअल कॉस्ट, और राइट एंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं अपन। ठीक है, तो अभी अपन चारों के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या किया है, साथ में देखा। ठीक है, अब अब आपको टैक्स रेट के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, जो अपन लोगों ने सबसे फर्स्ट चार्ट पढ़ा। ठीक है, उसके बाद 112A या फिर 112। ठीक है,
तो यहाँ पे या तो 112A में टैक्सेबल होगा या तो 112 में टैक्सेबल होगा। 112A में कब टैक्सेबल होगा? तो 112A में टैक्सेबल होगा जब आपके पास है क्या, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। और वो क्या है, लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। क्या है, लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, एफवीओसी जो भी है वो ले लोगे। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने एक्वायर किया है उसको 31/1/2018 या उस दिन या उससे पहले, ठीक है, तो उस दिन तक अगर एक्वायर हो चुका है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये होगी, और जो आंसर आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्सेबल होगा एट द रेट 10% और 12.5% अबव 1,25,000। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे है, तो फर्स्ट में आएगा एक्चुअल कॉस्ट, सेकंड में होगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 और सेल वैल्यू। तो ये और ये विच एवर इज लोअर, मतलब ए और बी विच एवर इज लोअर और 1 और 2 विच एवर इज हायर। ठीक है, अगर ये एक्वायर हुआ है 31/1, एक्वायर्ड अप टू 31/1/18, अगर उसके बाद हुआ है तो बेटा आप क्या लोगे, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे किसकी, 112 की। तो जो 112 में नहीं आता वो किस में आता है, 112 में आता है। अब वापस से या तो ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले हुआ है या 23 जुलाई उसके बाद हुआ है। पहले होगा तो इंडेक्सेशन मिलेगा, बाद में होगा तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक्सेप्शन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग है। और क्या ध्यान रखना है, बट नो इंडेक्सेशन फॉर डिबेंचर बॉन्ड्स एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड ऑन और बिफोर 23 जुलाई 2024। ठीक है, तो बॉन्ड्स और डिबेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं होता है, लेकिन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में हो जाता है। वो भी कब, अगर वो 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर हुआ है तो। ठीक है, दो लोगों में होगा लेकिन 23 जुलाई से पहले होगा। और इन जनरल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में, बाकी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इंडेक्सेशन नहीं होता। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, इसका टैक्स रेट क्या होगा, तो इसका आपका टैक्स रेट होगा, इसका टैक्स रेट होगा 20%, 20% विथ इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट भी दो ही सेक्शन के अंदर टैक्सेबल हो सकता है। एक होता है 111A और एक होता है अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। एक होता है 111A, एक होता है अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर आपके पास इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है, या यूनिट्स ऑफ क्या है, बिजनेस, अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं और वो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में और आपका शॉर्ट टर्म गेन हुआ है, तो आपको टैक्सेबल होगा एफपीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये आपका टैक्सेबल होगा 15% पहले और उसके बाद टैक्सेबल होगा 20%। ठीक है, उसके बाद अगर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है जो कि 111A को छोड़ के, तो उसमें भी एफपीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये टैक्सेबल होगा किससे, स्लैब रेट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, द टैक्सेशन इज क्लियर। अब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या सबको मिलती है, सब इनकम के अगेंस्ट में मिलेगी। हाँ, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में मिल जाती है रेसिडेंट को, लेकिन नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलती है। ठीक है, रिबेट जो है 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलता है, बाकी सबके अगेंस्ट में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ किसको, रेसिडेंट्स को। और चैप्टर 6 एक रिडक्शन जो है वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलती है, लेकिन जो आपकी अदर इनकम जो है उसमें आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। इतने पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या सीखेंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, सॉल्व कैसे करना है, और ये सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहला बोला है रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड डिटरमाइन। आपको क्या डिटरमाइन करना है, हेड ऑफ इनकम कितने हेड है, सैलरी में सैलरी का पॉइंट दिया है कि नहीं, अगर सैलरी दिया होगा तो ही मैं सैलरी का नाम लिखूंगी, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखूंगी।
टू मेंटेन द सीक्वेंस। सबसे पहले आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है अच्छे नंबर के लिए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और आईएफआरएस और डिडक्शंस अगर है तो वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। फिर टैक्सेबल इन हुज हैंड, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में डिटरमाइन कर लेना है कि कौन से में क्लबिंग हो रही है और कौन से में क्लबिंग नहीं हो रही है। और तीसरा आप डिटरमाइन करोगे कि बेटा कॉलम कितने बन रहे हैं, और कॉलम कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ, किसकी किसकी आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन रीड करके आप 3 चीज़ डिटरमाइन कर लोगे, हेड ऑफ इनकम क्या है, किसके हैंड में टैक्सेबल हो रहा है और कॉलम जो है वो कितने, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट नोट इन क्वेश्चन फॉर, कि आपको क्या लिखना पड़ेगा? नोट। तो कौन-कौन सी चीज़ों का आप अक्सर नोट लिखोगे क्वेश्चन के अंदर? तो पहला, अगर कोई सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड है तो उसका नोट आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लबिंग ऑफ इनकम इन अदर्स हैंड, कि हस्बैंड की वाइफ में हो रही, वाइफ के हस्बैंड में हो रही, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा नोट में। ₹1500 पर चाइल्ड की जो एग्ज़ैम्पशन वाला पॉइंट है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। इनकम टैक्सेबल इन माइनर हैंड ड्यू टू देयर एक्सेप्शन, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? कि एक्सेप्शन की वजह से अगर टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। और क्लबिंग इज एप्लीकेबल इन क्वेश्चन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एसेट और इनकम, मीन्स राइट नोट फॉर एनी क्लबिंग प्रोविजन इफ एप्लीकेबल इन द क्वेश्चन, कि कहीं पर भी कोई क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, एसेट ट्रांसफर हो रही है तो क्लबिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसका आपको नोट लिखना है। तो सीधा सीधा क्लबिंग के जितने प्रोविजन है उसका नोट लिखना है, ₹1500 के एग्जाम्पशन का नोट लिखना है, बस खत्म। उसके बाद आपको कौन-कौन से पॉइंट्स जो है वो कीप इन माइंड रखने हैं जब आप क्लबिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हेड में कितनी है? 50 के, बट अगर मैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम की बात करूँ तो इसमें कितनी है? 75,000। हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या मिलेगी? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। एग्जेम्पशन ऑफ ₹1500 पर चाइल्ड फॉर क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम, ये हमेशा ध्यान रखना है। लोन इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी में लोन टैक्सेबल नहीं होगा। और क्लबिंग ऑफ गिफ्ट इज एप्लीकेबल इफ द अमाउंट एक्सीड्स 50,000, बच्चे को गिफ्ट मिल रहा है तो 50,000 से ऊपर होगा तो क्लब होगा, क्योंकि 50,000 तक तो क्या है बेटा, गिफ्ट का अमाउंट एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद कौन-कौन सी डिडक्शन अक्सर जो है वो क्लबिंग के केस में काम आती है? तो आपको ये वाली जो डिडक्शन है वो अक्सर काम आएगी। पहला क्या है? एटीसी, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट, और कितना है बेटा? मैक्सिमम आपका 1,50,000 तक का डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। एटीटीटी ये है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और ये ध्यान रखना है कि ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, किसके लिए? नॉन सीनियर सिटीजन। और है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक। आपको एफडी, आरडी ये सब चीजें कंसिडर नहीं करनी, सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है वो कंसिडर करना है। तो एक्चुअल अमाउंट और 10,000 विच एवर इज लोअर, ये वाले केस में इंटरेस्ट को पहले आप ऐड करेंगे अदर सोर्सेज में और उसके बाद डिडक्शन क्लेम करेंगे कहाँ पर? 80 ए के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एटीयू, दैट इज डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने याद किया था अंडर प्रिविलेज पर्सन, कि अगर आप सेल्फ डिसेबल्ड हैं तो आपको रिडक्शन मिलेगा नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी में मिलेगा 1,25,000। और ये जो सारे रिडक्शन है वो क्या है बेटा? फ्लैट, फ्लैट डिडक्शन है। मतलब कि आप खर्चा कितना भी करो आपको 75 या 125 ही मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर केस। एटी डबल डी भी सेम है, बट ये किसके लिए? डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव। अगर आप खुद डिसेबल्ड है तो मिलेगा 80 में, और अगर आपका रिलेटिव डिसेबल्ड है और आप मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर भी मिलेगा 75,000 या तो 1,25,000, ठीक है। उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो कभी क्लब नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। तो 56 टू 10 50,000 तक का जो अमाउंट है वो नहीं होगा। स्कॉलरशिप टू मीट द एजुकेशन कॉस्ट, अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1016। और प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो कभी भी क्लब नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कहीं पर आपको क्या करना है, सिचुएशन है एन इनकम हैज टू बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ पर्सन हुज इनकम इज हायर बिफोर क्लबिंग, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 केस ऐसे हैं, एक तो वो चाइल्ड वाला है जहाँ पर आपको पहले पेरेंट्स जिसकी इनकम हायर है, उसकी इनकम पे आपको क्या करना है? क्लब करना है, ठीक है। और सेकंड कौन सा है कि हस्बैंड और वाइफ का अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी फर्म में और वहां से अगर दोनों को इनकम हो रही है तो वो क्लब होती है, ठीक है। उसमें एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिल रहा है तो वो क्लब नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन
ट्रांज़ैक्शन जैसी कोई बात नहीं है और उसमें कोई झोल-झाल वाली बात नहीं है। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस केस में क्लबिंग जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन सैलरी मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो उसमें क्लबिंग हो जाएगी। तो अगर ये 2 केसेज़ हैं, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आप पूरे क्लबिंग के एडजस्टमेंट्स कर दोगे और आप निकालोगे ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लबिंग, और उसके बाद फिर जो चेक करोगे किसकी इनकम हायर है और उसको ऐड करोगे, ₹1500 की एग्ज़ेम्पशन लोगे अगर चाइल्ड का केस है तो, और फिर उसके बाद आप टोटल इनकम निकालोगे। तो वो ऐसे वाले केस जहाँ पर आपको हायर चेक करना है उसको हमेशा लास्ट में डेल्ट किया जाता है और बाकी ट्रांज़ैक्शन को पहले डेल्ट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोस्ट अमेजिंग तरीका सॉल्व करने का क्वेश्चन, दैट इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट? सेट ऑफ लॉसेस। तो सेट ऑफ के लिए हमने एक रफ फॉर्मेट बनाया है जिससे जल्दी से आंसर बन जाता है और सही बन जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद फिर हम इसको पोस्ट कर देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है? तो हमारा जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है। पर्टिकुलर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और टोटल इनकम। मतलब पाँचों हेड के अलग-अलग कॉलम बना दिए और टोटल कर दिया है, और यहाँ पर चाहे तो रिडक्शन भी मेंशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में है तो। फिर एक साइड में हम लिखते हैं क्या? इनकम। एक साइड में हम लिखते हैं क्या? लॉसेस। ठीक है? अब सैलरी में तो सैलरी इनकम होगी, सैलरी में तो लॉस हो नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी और हाउस प्रॉपर्टी का ही लॉस होगा। लेकिन पीजीबीपी में 3 तरीके की इनकम हो सकती है और 3 तरीके का लॉस हो सकता है। तो उस तीनों को मेरे को अलग-अलग डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि क्या ये स्पेक्युलेटिव है, क्या ये स्पेसिफाइड है या फिर क्या ये अदर है। ठीक है? कैपिटल गेन में भी 2 तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो या गेन है या लॉस है, तो ये भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है? फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़। अदर सोर्सेज़ के अंदर इनकम कौन-कौन सी हो सकती है? तो कैजुअल इनकम हो सकती है, रेस हॉर्स की इनकम हो सकती है और अदर इनकम हो सकती है। बट लॉस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टाइप का हो सकता है और वो कौन-सा लॉस है? रेस हॉर्सेज़ का लॉस है। कि लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज़ जो है, वो जो है वो आप यहाँ पर लिखोगे। अब वन्स आपने पूरा डाटा लिख लिया है और अगर डिडक्शन का डाटा होगा तो आप यहाँ करोगे। उसके बाद जब आप सेट ऑफ करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप अदर सोर्सेज़ से स्टार्ट करना। क्योंकि अदर सोर्सेज़ में लॉसेस में एक ही लॉस है जो अपनी इनकम से बस सेट ऑफ होता है, नहीं तो बचा हुआ क्या हो जाता है? कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो मैं यहाँ लिख लूँगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगी? लॉस कैरी फॉरवर्ड जो भी मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्या है? लॉस है। और मेरी आईएफओएस की अगर कोई इनकम होगी तो मैं यहाँ लिख दूँगी, ठीक है? फिर कैपिटल गेन में भी आपको पता है कि जो शॉर्ट टर्म का लॉस है, वो दोनों से एडजस्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है और बाकी दूसरे हेड्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसका। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन का जो भी लॉस होगा वो यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी, जो बचा हुआ है वो क्या? कैरी फॉरवर्ड, और कैपिटल गेन की जो इनकम है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बात करेंगे पीजीबीपी में सेट ऑफ करेंगे और लॉस, ठीक है? तो जब मैं यहाँ तक पहुँचूँगी ना, तो मैं दोनों तरफ सेट ऑफ का दिमाग लगाऊँगी कि मैं हाउस प्रॉपर्टी में कर सकती हूँ कि नहीं, कि मैं कैपिटल गेन में करूँ कि अदर सोर्सेज़ में करूँ। तो जिसका अदर वाला लॉस है वो सब जगह जो है वो क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट व्हाट योर सैलरी। तो मेरी कैपिटल गेन की इनकम भी मेरे को पता लग गई है, अदर सोर्सेज़ की भी लग गई है और हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम जो है वो यहाँ से मैं देख सकती हूँ, ठीक है? तो माइंड आपका बहुत सॉर्ट आउट हो जाता है किसके लिए? इसको सॉल्व करने के लिए। तो फिर यहाँ पर आप जो भी आपका एडजस्टमेंट है वो कर लोगे। फिर हाउस प्रॉपर्टी का आप कहाँ सेट ऑफ कर सकते हो? सैलरी से कर सकते हो, व्हिच इज़ द मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट। तो वो जो आप कर लोगे और बचा हुआ लॉस जो है वो यहाँ पर। तो लॉस जो कैरी फॉरवर्ड है वो यहाँ पर आ जाता है और जो भी टोटल इनकम आपकी आई है, यहाँ पर आपने लिख दी, यहाँ पर लिख दी, सबको ऐड करके जो टोटल है वो यहाँ पर आपका आ जाता है और लॉस जो कैरी फॉरवर्ड है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आपके पास ये पूरा आंसर आ चुका है, फिर आप फॉर्मेट में इसको डाल सकते हो, ठीक है? दिस इज़ द मोस्ट ईज़ी वे एंड आई हैव आल्सो गॉट द रिव्यू ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, मैम दैट इज़ द मोस्ट ईज़ी वे, और इसमें कोई भी गलती होने के चांसेस जो है वो 99% तक कम हो जाते हैं, ठीक है? फिर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, warehousing facility for sugar, cold chain facility for agriculture produce, only 35 AD business। मतलब वेयरहाउसिंग जो शुगर की है वो, और कोल्ड चेन फैसिलिटी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की है वो दोनों ही बस 35 एडी, इसके अलावा कोई और चीज 35 एडी नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड एडिबल ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल और अदर प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है? आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक नोट देना पड़ेगा कि कौन कौन से लॉसेस को आप क्या कर रहे हो? कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है?
फिर लास्ट हेड से एडजस्टमेंट स्टार्ट करना, हमेशा मैं बोल रही हूँ अदर सोर्सेज से ही एडजस्टमेंट स्टार्ट करना। जनरल पीजीबीपी लॉसेस कैन बी एडजस्टेड विद स्पेकुलेशन एंड 35 एडी प्रॉफिट। कि जो जनरल पीजीबीपी के लॉसेस हैं वो स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से और 35 एडी के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकते हैं। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो किसी भी साल में किससे भी सेट ऑफ हो सकता है। इसमें कोई भी सेट ऑफ की कोई रूल्स रिस्ट्रिक्शन नहीं लगते हैं। इसमें अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद नाउ वी हैव द टॉपिक कॉल्ड एज टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, ठीक है। तो अगर मेरे को एडवांस टैक्स निकालना है तो मेरा फॉर्मेट क्या होगा? तो मेरा फॉर्मेट ना सर फिक्स्ड होगा और मैं हमेशा ऐसा ही फॉर्मेट बनाऊंगी। पहला कॉलम में लूंगी क्या? इंस्टॉलमेंट का नंबर। मेरे को पता है 4 इंस्टॉलमेंट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो मुझे पता है हर क्वार्टर की एक ड्यू डेट होती है, तो अप्रैल मई जून, 15 जून, 15 सितंबर, 15 12, 15 मार्च। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कि इस क्वार्टर में मेरे को कितनी टैक्स लाइबिलिटी लग रही है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स टू बी पेड, मतलब इसका कितना परसेंट पे करना है? 15%। तो टोटल में वो यहाँ लिख लूंगी, ठीक है। और फिर नेट इंस्टॉलमेंट कि अभी तक कितना पे नहीं हुआ है तो पूरा 100% पे कर देंगे। फिर यहाँ पर अगर मेरे को लगता है सेम है तो 45% निकाल के 15% माइनस कर देंगे, मतलब 45% यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद नेट में अपन 45 माइनस 15, 15%, तो कितना आ जाएगा आपका 30%। फर्स्ट वाले में आपने पे किया 15%, सेकेंड में आपने पे किया 30%, तो टोटल अभी तक आपने कितना पे कर दिया है? 45%। तो ऐसे करके जो है वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम आपके बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 234 ए सी का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ये कॉलम बनाना है। पहला है आपका इंस्टॉलमेंट का कॉलम, दूसरा है आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी का कॉलम, तीसरा है आपका परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी का कॉलम, चौथा है आपका क्यूमुलेटिव अमाउंट का कॉलम, फिर है आपका मंथ्स और चौथा है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको जो भी लगती है, जो आपको अनपेड है वो आप ले लोगे। परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी तो क्योंकि बेसिकली ये डिले कर एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट को डिले करने के लिए लग रहा है, तो सेम वो वाले अमाउंट अपन ले लेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद सिंस जो इंस्टॉलमेंट है वो 3-3 महीने के बीच में पड़ती है, मतलब डिले भी कितने का है? 3-3 महीने का है। और लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट हमारी पड़ती है मार्च में, 15 मार्च को, तो लास्ट टाइम डिले होगा कितना? 1 महीने से, ठीक है। इंटरेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में डिले करने का लगता है 234 सी में। 234 सी का इंटरेस्ट लगता है कि आपने डिले कर दिया, बट कब तक डिले किया? 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। 31 मार्च तक आपने डिले किया है तो उसका इंटरेस्ट 234 सी में लगता है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी आपकी 1 महीने की। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना और 1 महीना, और उसके बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये दोनों जो आपके, अगर आप कॉलम को याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईज़ी हो जाएगा और आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक। तो बेसिकली इस वीडियो का जो मोटो था वो ये था कि आपको एक टेक्निक, एक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि आपको क्वेश्चंस जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये जो है हमारा क्या ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो हमने आपको दे दिया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्लीज शेयर आवर वीडियो विद एवरीवन। थैंक यू एंड फॉलो सीए ग्राम फॉर